जैसे कि पिछले क्लास में बहुत कुछ बताया गया है एनसीएम के बारे में, करेक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसमें हमने बताया कि कैसे गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया है आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट में जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, इसके वजह से जो गांधी जी का जो फिलॉसफी था, अच्छा वो ट्रूथ का बात हो, चाहे सत्याग्रह का बात हो, चाहे अहिंसा का बात हो, ये सभी के विरोध होने के वजह से, यानी कि इनके जो फिलॉसफी है, उनके जो थेसिस है, उसके अगेंस्ट होने की वजह से गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। मैं बहुत सारे ऐसा धड़ा था जो चाहता था कि नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए, और उसमें एक स्वराज पार्टी भी था, स्वराजिस्ट, जो प्रो चेंजर थे। एक नो चेंजर हुए, एक प्रो चेंजर हुए। नो चेंजर मतलब क्या है कि वो कांग्रेस प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि गांधी बाबा जो करेंगे वही सही है, क्योंकि गांधी जी स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं। वो बहुत सारे धरा ये भी था, उनका मानना ये था कि नो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो और बढ़ना चाहिए विद इन द प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरा प्लेटफॉर्म भी है। यदि हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप का, तुम लोग को याद होना चाहिए भगत सिंह वाला, तो उसने भी तो पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल किया है, करेक्ट। तो इसी का आगे हम लोग किए थे, और इसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि स्वराज पार्टी का भी अचीवमेंट रहा है, करेक्ट, क्योंकि जो पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट किया था इसने भरने का प्रयास किया, सेल्फ रूल के लिए प्रेशराइज किया सरकार को, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए सरकार को मजबूर किया, और डायरकी सिस्टम जो कि प्रोविंस लेवल पे इम्प्लीमेंट था, जिसमें गवर्नर सोल पावर में थे, उसको कम करने का प्रयास किया। और ये कहा गया कि 1935 के एक्ट थ्रू वो सेंट्रल प्रोविंशियल में लगाया जाएगा, मैं ऐसा नहीं हुआ, वो ऑन द पेपर ही रहा। हाँ, मूडी मैन कमेटी बने ये देखने के लिए कि डायरकी कितना वाइबल है। मैं बाद में मूडी मैन कमेटी ने बोला नो, इट इज़ नॉट वाइबल, ये वाइबल नहीं है, इसको हम प्रोविंस लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और वो ऑन द पेपर ही रह गया। यहाँ तक किए थे पिछला क्लास में। अब बात करेंगे हम लोग लेफ्ट पार्टी। देखो आज हम लोग यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का बात करते हैं, बताओ इकोनॉमिक्स में भी बताए थे ये चीज़, है ना, कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही एक एक्सटेंशन है कम्युनिस्ट फॉर्म। अब इसमें जाने कि लेफ्ट पार्टी, ये लेफ्ट पार्टी का यदि हम आगाज का बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन से मैच करता है, ये है बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था। देखो रशियन रेवोल्यूशन इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट थिंग। क्यों? यदि मैं बात करूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहीं से लिया गया है। लेबर का किसी कंट्री ने पहला कंसर्न दिखाया तो वो रसिया है, और इसलिए एक धारा तैयार हुआ वर्ल्ड में कि हाँ अरे भाई कैपिटलिस्ट क्लास जो दबा के रख रहा है लेबर क्लास को, ये सही नहीं है, अनएथिकल है जी। तो इसलिए जरूरी है कि लेबर का भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेबर का भी वॉइस सुनने के लिए होना चाहिए। और यही कारण है कि कांग्रेस प्लेटफॉर्म के अंदर भी लेबर का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा बना है। तो पहले ऑल टुगेदर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लेफ्टिस्ट पार्टी। लेफ्ट पार्टी का आगाज कैसे हुआ हमारे कंट्री में, और उसका रिपरकशन क्या पड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो देख लो यहाँ पे सभी लोग कि रशियन रेवोल्यूशन जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन, हर समय ये क्लास में बात होता है, 1917 में हुआ, और वहीं से सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जी। सोशलिज्म जी है ना, किसी के पास पैसा नहीं रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बात समझे। और यहीं पे डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिज्म हुआ। मैंने बताया हर समय कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, वही इसका रेडिकल फॉर्म की क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, कोई कैपिटलिस्ट नहीं, कोई लेबर क्लास नहीं, सब बराबर। तो इंडिया में भी ये तेजी से आया। जब इंडिया में तेजी से आया तो लेफ्ट पार्टी, समझ रहे हो ना, जो कन्हैया कुमार जी का है अभी। और देखोगे तो लेफ्ट पार्टी का भी डिफरेंट है, मार्क्सिस्ट वाला भी हो सकता है, मोइस्ट वाला है, डिफरेंट है। तो लेफ्ट पार्टी का यहाँ पे आगाज हुआ, और ये किए थे मुखर्जी ने किया था, एम.एन. रॉय ने किया था, ताकसेन में किया था। ताकसेन तुम देखोगे तुम्हारा ये जो तुम्हारा सेंट्रल एशिया है, तुम्हारा जैसे देखते हो कजाकिस्तान, ताकसेन वही जी जगह है जी जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को स्वीट पॉइजनिंग करके मरवा दिया गया था। याद है तुम लोग को? ताकसेन में जाके अटेंड किए थे अपना, बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे ताकसेन में इन्होंने सोचा था कि यस लेफ्ट पार्टी का चीज़ होगा, तो यहाँ पे जाके हमारे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। मगर ब्रिटिश ने इसको क्या किया, इलीगल डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का जो फिलोसफी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, क्योंकि ब्रिटिश ऑलवेज बिलीव इन कैपिटलिज्म, और ये पूरी तरीके से कम्युनिज्म को कर रहा है। तो आइडियोलॉजी दोनों का डिफरेंट है, तो कैसे स्वीकार करेगा उस चीज़ को, क्योंकि वर्ल्ड तो उस समय केवल आइडियोलॉजी में ही जी रहा है। अभी ना बाबू, अभी के टाइम ना आइडियोलॉजी डिफरेंट हो गया, उस समय तो पूरा आइडियोलॉजी पे ही वार हुआ था। चाहे तुम इटली का मजनी वाला केस देख लो, चाहे नाजी का देख लो तुम लोग, अब फासिज्म नाजिज्म जो है तुम्हारा,
वो सब इट इज ऑल टुगेदर अबाउट आइडियोलॉजी। बात समझे ना? तो आइडियोलॉजी सेम नहीं होने की वजह से ब्रिटिश ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। मगर हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो लॉयल रहेगा रसिया को लेकर और रसिया सपोर्ट करेगा। और देखो क्या बात करें हम तुमसे कि जब नेहरू जी गए थे अटेंड करने के लिए बेलग्रेड में, जब गए थे तो नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए थे रसिया का जो तौर तरीका था सोशलिज्म वाला, इतना प्रभावित हुए कि हमारा कंट्री भी सोशलिस्ट कंट्री ही बना है आफ्टर आज़ादी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और लंबा समय तक चला है। और मैंने क्या बोला है तुम लोग को कि डे 1 से मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स में भी कि हम जब सोशलिज्म की तरफ मूव किए तो PSUs लाए, हमने कोशिश किया कि फूड और शेल्टर घर तक पहुँचा दिया जाए, मगर वो फेलियर रहा। क्यों? रेड टेपिज्म हो गया, करप्शन हो गया, नेपोटिज्म हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, नहीं पहुंच पाया, इसलिए हमको खोलना पड़ा LPG। अरे गेली मी समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो देखो, तो जो कम्युनिज्म है वो 4 फेजेस से इंडिया में गुजरे हैं, ठीक है। डाइस बिहेवियर रहा है। डाइस बिहेवियर मतलब क्या? कभी वो कांग्रेस को सपोर्ट करता था, कभी दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, यानी कम्युनिस्ट वाला जो पार्टी रहा है भारत में उसका कभी भी एकमात्र वो डायरेक्शन नहीं रहा है, वो मौसम की तरह बदलते रहा है अलग अलग फेज में, समझे? तो डाइस बिहेवियर रहा, समटाइम्स वो कांग्रेस के अंदर रहा, समटाइम वो लेफ्ट आउट हो गया। तो ये माइंड मैप था जी, समझे? ये माइंड मैप मैं पूरा बता चुका हूँ अच्छे से। अब देखो, आप समझते हैं, जैसे कांग्रेस के अंदर भी मैंने जस्ट बोला ना, कांग्रेस के अंदर भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे जवान उस समय के लीडर थे। उसमें हमारे एक जवाहरलाल नेहरू भी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे, क्योंकि जानते थे कि इस कंट्री में कैपिटलिस्ट नहीं होने वाला है कुछ, हमको सोशलिस्ट प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ना होगा इस कंट्री में, क्योंकि इस कंट्री में बहुत गरीबी है। इस कंट्री में 80% ज़्यादा BPL कैटेगरी का है, तो करे तो क्या करे? इस कंट्री में SC ST है, बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत दिन से प्रॉब्लम झेल रहा है। वो जब प्रॉब्लम झेल रहा है तो स्टेट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, स्टेट को जस्टिस देना पड़ेगा। उसके लिए कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं हो सकता, उसके लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव करना होगा। तो ऐसा बहुत सारा टूक था, ऐसा बहुत सारा विचारधारा वाले लोग थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस भी थे। यदि मैं सुभाष चंद्र बोस का बात करूँ तो बाबू सुभाष चंद्र बोस कोई मजाक का चीज़ नहीं है, मैं बता देता हूँ सभी को। यदि तुम सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बात समझे ना? सुभाष चंद्र बोस भले ही अलग प्लेटफॉर्म से काम किए, मैं इनका जो नेक्सस था गांधी जी के साथ वो ब्यूटीफुल था, बात समझे? गांधी जी महात्मा, सुभाष चंद्र बोस नहीं बोला था, ये बात समझ लो। तो कांग्रेस में, और मगर कांग्रेस को ये बोले ना, कम्युनिस्ट वाले लोग क्या थे, कभी कांग्रेस के अंदर थे, कभी बाहर निकल जाते थे। तो कम्युनिस्ट लोग क्या है, वो पसंद नहीं कर रहे थे कांग्रेस को, तो वो लॉयल थे रसिया को लेकर, क्योंकि आखिर प्रिंसिपल रसिया से ही आया कम्युनिस्ट का। तो ये हार्डकोर बिलीवर थे, कम्युनिज्म ही होना चाहिए। तो उसमें एक, अब जैसे एग्जांपल देखो, जयप्रकाश नारायण, अभी देखते JP मूवमेंट चला कि नहीं चला? अरे बाबू, JP नारायण तो कोई मजाक का चीज़ नहीं है ना, वो तो बहुत लंबा समय से रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तभी ना इंदिरा गांधी का सत्ता को चुनौती दिए थे जंतर मंतर में जाकर धरना देके। वो उनको पता है JP नारायण आज़ादी के बाद बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किए थे, और 75 का इमरजेंसी जब लगा था, JP नारायण ही लीडर बन के आगे गए थे लीड करने के लिए। तभी जो तुम्हारा अभी देखते हो कि बिहार का जो निर्माता है, नीतीश कुमार की बात हो, चाहे लालू प्रसाद का बात हो, वहीं से जन्मा है ये सब, चाहे सुशील मोदी का बात हो, चाहे रविशंकर प्रसाद का बात हो, सब वहीं से निकला हुआ चीज़ है, समझे? तो JP नारायण एक नया अध्याय लिखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। बाद में जब कभी आफ्टर इंडिपेंडेंस का बात होगा तो JP नारायण के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। तो देखो कम्युनिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। क्यों? कम्युनिस्ट इज ऑल टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो हमारे कंट्री में जो ट्रेड यूनियन इतने बड़े लेवल पे बना है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, दैट इज ट्राई टू इंटरफेयर इन ट्रेड यूनियन। अब देखो, तो गांधी जी का भी इवेंट देख लेते हैं। अब टोटल पूरी तरीके से बताया गया है कि देखो, जहाँ तक गांधी बाबा का बात है, तो मैंने तुम लोग को साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी का एपिसोड हुआ था, तो उसमें मैंने बोर वार के बारे में तुम लोग को बताया था ये चीज़। हाँ, गांधी जी ब्रिटिश को हेल्प किए थे बोर वार में अगेंस्ट द डच, और ये चीज़ ब्रिटिश को पता था, और ये फेवर किया है ब्रिटिश ने जब वो इंडिया आए थे गांधी जी। देखो, वही बोला गया कि गांधी जी का रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन था ब्रिटिश को लेकर, समझे? बोर वार में और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ब्रिटिश को गांधी जी ने हेल्प किया था। मगर कुछ कुछ इवेंट हुआ है जो गांधी जी को पसंद नहीं आया। हम तो कल भी बोल रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने सपोर्ट किया, क्या दिया आपने? जलियांवाला मैसाकर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम आपको सपोर्ट किया, आपने क्या दिया? रौलत एक्ट दिया। ये पसंद नहीं आया गांधी जी को। देखो, वही बोला कि कुछ कुछ इवेंट हुए हैं,
जिसे रौलत एक्ट हुआ है, पंजाब जलियांवाला मासाकार हुआ है, या जो 1919 का जो तुम्हारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसमें कम्युनल इलेक्टोर दिख रहा था। एक तो बात करते हैं हम 1909 का मॉडल रिफॉर्म्स का बात करते हैं, तो उसमें पूरी तरीके से मुस्लिम के लिए अलग दे दिया गया सीट, और उसके बाद हम देखते हैं 1919 में तो हद ही हो गया, बाबू सिख के लिए अलग से दे रहा है, लेबर के लिए अलग से दे रहा है, अलग अलग कर दिया, यानी कि पूरा भारत तोड़ने का बात है। गांधी जी को पसंद नहीं आया चीज़, और गांधी जी का एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो गांधी जी का जो एटीट्यूड चेंज हुआ है उसी को हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हो गया, बहुत कर लिए ब्रिटिश को सपोर्ट, अब नहीं करेंगे, जाओ भागो। तो ये 1920 से दिखा और 1921 चला, 22 चला, 22 में फिर हमको खींचना पड़ा बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो देखो रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन, इसी के बारे में बात करेंगे कि गांधी जी कॉपरेशन टू ब्रिटिश विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी जी सपोर्ट टू ब्रिटिश इन बोर वार अगेंस्ट डच इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी सपोर्ट टू द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखो गांधी जी ने बोर वार में भी सपोर्ट किया, गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी सपोर्ट किया, और इसलिए इनको टाइटल भी मिला केसर हिंद का। बात समझ रहे हो ना, केसर हिंद का इनको टाइटल मिलता है बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन टुवर्ड्स द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश को इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से कॉपरेट किया। अब अगर देखो मैंने क्या बोला है कि जब जलियांवाला मासाकार हुआ था तो गांधी जी ने एक केसर हिंद वाला क्या टाइटल लौटा दिया था ना, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वाला लौटा दिया था। तो ये चीज़ हुआ है, आगे देख लो। तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो गांधी जी का एटीट्यूड चेंज करता है वो रौलत एक्ट है, पंजाब वाला मासाकार है, और निगेटिव पॉइंट बता चुके हैं। एनालिसिस देखो, यदि हम एनालिसिस का बात करते हैं, यदि तुम ठीक से देखोगे तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके वजह से गांधी जी का एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो गया, समझे। और गांधी जी का जो रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन है वो पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन में हो गया, परिवर्तित हो गया जी। जो गांधी जी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रिटिश को लेके, एक टेक्निक था कि कैसे ब्रिटिश से हेल्प लिया जाए। बाद में ब्रिटिश का जो भी आर्बिट्री पॉलिसी थे, चाहे रौलत एक्ट हो, चाहे जलियांवाला मासाकार हो, गांधी जी का एटीट्यूड पूरी तरीके से चेंज हो गया कोमल, समझे। तो ये मैंने एस्पेक्ट खत्म कर दिया, एक पूरी तरीके से एस्पेक्ट खत्म हो गया। अब नाउ विल मूव टुवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट 1927 to 34। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा बात करेंगे। गो बैक साइमन, गो बैक आ जाएगा, साइमन कमीशन, बात समझे ना, साइमन कमीशन आ जाएगा और नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बना देते हैं। हम लोग को बोलता है कि क्या संविधान बना सकता है इंडियन लोग, तो हम ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, और दिखा दिया नेहरू जी ने करके। ये मोतीलाल नेहरू का बात है जी, समझे। CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जब CDM का बात आएगा तो गांधी इरविन पैक्ट का बात आना चाहिए तुम लोग को। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा पर्सनैलिटी इंडियन नेशनल मूवमेंट में आता है, वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। सो ब्यूटीफुल काम कर रहे थे, मगर अभी हाईलाइटेड हो जाते हैं। इशू ऑफ सॉल्ट इमर्ज्ड एज अ मेन इशू इन लॉन्चिंग ऑफ सत्याग्रह। तो CDM में जो इशू ऑफ सॉल्ट था, काहे भाई काहे सॉल्ट पे तुम काहे लेगा टैक्स फालतू का, लड़ेंगे। कृष्णा सिंह जो पहला हमारा CM बना बिहार का, गरपुरा से किए थे गांधी जी के आह्वान से। ठीक है, तो इसका तो पूरा हिस्ट्री जुड़ा है कि जो भी सॉल्ट सत्याग्रह में अपना भूमिका अदा किए थे वो बाद में जाकर बहुत सारे स्टेट को सर्व किए हैं लंबा समय तक। उसमें एक कृष्णा सिंह भी थे जिसको श्री बापू भी बोला जाता है, समझ गए ना बात को। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट क्या है वो भी जानेंगे। गांधी इरविन का जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, ऐसे क्या असर पड़ा, उसके बाद मैकडोनल्ड रिपोर्ट क्या था, डेट इज़ अ कम्युनल अवार्ड। फिर भी कोशिश किए गए कि कैसे हिंदू को तोड़ा जाए, कैसे SC को अलग रख दिया जाए, एवरीथिंग, ये सब चीज़ के बारे में। आप पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे, पूना पैक्ट में कैसे गांधी जी को अंबेडकर जी के पास लाया गया, और कैसे मदन मोहन मालवीय का कंट्रीब्यूशन, कैसे राजेंद्र प्रसाद का कंट्रीब्यूशन पूना पैक्ट में दिखा है, वो विल गेट टू नो एवरीथिंग। पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे। कराची सेशन जो हर समय बोलते हैं, अब हो गया, अब डिफाइन कर दिए स्वराज क्या है। स्वराज भूख रहे हो 1905 से तुम लोग, तो क्या है स्वराज, तो अब स्वराज नहीं, अब पूर्ण स्वराज मिलेगा हमको। कराची सेशन समझे, कराची से तो ये बोला कि कराची सेशन वाज द एक्सप्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ सोशलिस्ट आइडिया। देखो ये गजब बात है, ये डायरेक्ट इंडिकेशन दिखता है कि सोशलिस्ट आइडिया का जो बोलबाला है और जो वर्चस्व है वो ज़्यादा दिख रहा था। क्यों? सोशलिस्ट आइडिया ही तुमको इक्वलिटी देता है, सोशलिस्ट आइडिया ही बताता है कि गरीब है तो उसके लिए मदद किया जाए, सोशलिस्ट आइडिया ही बताता है कि सब्सिडी दिया जाए उसको। तो ये तरह ये सब चीज़ तुमको दिखा उसमें। और गजब बात है कि ये जब भारत का संविधान जब बनाया गया, ये सभी सोशलिस्ट आइडिया को रिफ्लेक्ट किया गया।
और इन द फॉर्म ऑफ द DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही है बाबू सोशलिस्ट प्रिंसिपल। देखो दांडी मार्च के बारे में बात होगा, कम्युनल अवार्ड के बारे में बात होगा, और कराची सेशन एक माइलस्टोन है यदि हम बात करें कांग्रेस प्रोग्राम्स का। बात समझे, एवरीथिंग विल गेट टू नो इन दिस एस्पेक्ट, दैट्स फ्रॉम 1927 टू 1934। तो देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था घटना ऐसा। देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट का यदि मैं बात करूं 1927 से 34, तो देखो ऐसे कोई दिन नहीं बनता है, उसके पीछे इतिहास रहता है ना। तो गांधी जी का एटीट्यूड चेंज हो रहा है पूरी तरीके से। कहाँ गांधी जी बोर वार में कहाँ सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, और गांधी जी का पूरी तरीके से एटीट्यूड चेंज हो गया। तो वही बोला गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे एक डायरकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसके लिए हम मूडी मैन कमेटी बनाए, और मूडी मैन कमेटी ने बोला कि डायरकी में सच में ही बहुत बड़ा लूप होल्स है, हटाना होगा आपको उसको, और हाँ रिकमेंडेशन भी दिया गया तो हटाया वहाँ से। देखो 1924 में बना। 1924 में जब मूडी मैन कमेटी बना तो उसके बाद अब भारत का संविधान बनना चाहिए, तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जैसे कि रूपश्री ने कल कहा है कि 7 मेंबर कमीशन था, करेक्ट। बस सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि इसमें हमारे कोई इंडियंस नहीं है। बताओ इंडियंस के लिए संविधान बना रहे हो और कोई इंडियंस ही नहीं है, तो ये तो गजब बात हो गया ना। तो यानी कि भारत का संविधान बनेगा उसमें कोई हमारा इंडियंस नहीं है। प्रोटेस्ट हो गया, गो बैक साइमन, ठीक है। तो ज्वाइंट फ्रंट क्रिएट हो गया, सिख फेडरेशन, सभी लोग आए हैं, सभी इसमें बाबू कोई फूट नहीं, इसमें सभी लोग आए हैं। अरे भाई ठीक है मुस्लिम है अलग बात है भाई, संविधान बने भाई, मुस्लिम को भी होना चाहिए, सिख को भी होना चाहिए, आपने किसी को नहीं डाला है उसमें। तो सभी फ्रंट पे आए हैं, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया है। क्यों चैलेंज कर दिए, चैलेंज हो गया ना, भी बोल रहे हैं ना। तो नेहरू जी का रिपोर्ट आया 1928 में, ठीक है, जो कि मोतीलाल नेहरू तैयार किए थे और तेज बहादुर सप्रू ने किया था। तो ये रिस्पॉन्स था साइमन कमीशन के अगेंस्ट कि यस हम भी बना सकते हैं इंडियंस, मगर ब्रिटिश ने उसको स्वीकार नहीं किया। रुकिए थोड़ा देर, रुकिए थोड़ा दिन, रुकिए, नहीं हुआ, लाहौर सेशन कर दिए। अब बोले कि ब्रिटिश तो मानने वाला है नहीं, अब हम भारत को पूरा आज़ादी देते हैं, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया जाके। अब देखते हैं, और उसके बाद भी देखो कितना मुश्किल है आज़ादी। हाँ उसके बाद भी 1929 के बाद कितना लड़ा है देश ने, कितना संघर्ष देखा है, समझ रहे हो ना। तो लाहौर सेशन हुआ, और लाहौर सेशन में सबसे बड़ा बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आज हम बोलते हैं पहला, देखो तो जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना है तो कुछ होगा ना उसका, हाँ कुछ औहदा होगा तभी बना होगा वो। इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहा है एक जवान लड़का, तो था उसके अंदर पोटेंशियल वो, है ना। एक रॉयल फैमिली से, एक अच्छा फैमिली था, उसके बाद भी कंट्री के लिए लड़ रहा है। तो अभी तो तुमको आरोपी लगाना है केवल पॉलिटिक्स में, है ना। आरोपी लगाता है ना लोग सब, हमको ये समझ में नहीं आता। जो बेचारा, देखो एक तो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे फ्रीडम फाइटर को कुछ बोलने का, कोई अधिकार नहीं। आपका इतना औकात नहीं है कि आप फ्रीडम फाइटर को गाली दो, ठीक है। जो वो लड़े हैं, जो मेहनत किए हैं वो जानते हैं ना। आप तो झूठ मूठ का पॉलिटिक्स सीखते हो यहाँ पे। बताओ कुछ दिन पहले ये उत्तर प्रदेश में मौलाना आजाद कलाम के अगेंस्ट बोल दिया था, क्या है ये चीज़? ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 बार सोचो फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट कुछ बोलने का। तुम तो था नहीं, तुम तो मजा मार रहा था, या तुम तो आया भी नहीं था धरती पे। हाँ नहीं, वेरी वेरी अनइथिकल, वेरी अनइथिकल। जो मेहनत करके कंट्री आपको दिया है ना, उसको आप, हाँ क्या बोले, हाँ तो वो तो तुम अपने तरीके से व्याख्या करो। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब देखो उसके बाद क्या हुआ, CDM आया, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये क्या है, तुम्हारा पूरी तरीके से एजिटेशन हुआ, यानी कि अब लॉ को नहीं मानेंगे हम। और वही लॉ सत्याग्रह सॉल्ट वाला, उसका लॉ नहीं मानेंगे। वहीं से स्टार्ट दांडी मार्च हो जाता है ना, दौड़ते हुए जाते हैं। यूट्यूब में वीडियो देखना, गांधी जी कितना तेजी से चलते थे, बहुत तेजी से चलते हैं। गांधी जी का स्पीड मैच करना बहुत मुश्किल था। लीडर जो होते हैं बहुत तेजी से चलते हैं, समझ रहे हो ना। लीडर का दिखता है एनर्जी, रिफ्लेक्शन दिखता है उसका, है ना। अब जो ऐसे करके जाएगा एकदम टहलते हुए, तो वो लीडर कहाँ का लीडर है? लीडर दिखता है यार, उसका चेहरे से दिखता है वो लीडर है, वो कैपेबिलिटी है उसके अंदर, वो लीड कर सकता है। और जो पीछे ग्रुप में बैठ के ऐसे बैठा है वो कभी लीडर नहीं बन सकता है, ठीक है नीतीश। तो देखो CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो इसमें क्या है कि ये इसमें
पीजेंट्री का बहुत सपोर्ट था। हाँ, इसको सस्पेंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का नेगोशिएशन हो रहा था कांग्रेस के साथ, और यहीं पे गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ, ताकि गांधी जी जो चाहते थे कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये चीज़ हमको मिलना चाहिए, तो ये बोला ठीक है आई विल गिव यू, मैं दूंगा। उसके लिए फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे लंदन में, मगर वहाँ पे निराशा ही हाथ लगा। फिर इंडिया जब गांधी जी वापस आए तो अरेस्ट कर लिया गया उनको। तो उसके बाद फिर एक नया चैप्टर शुरू हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में। आर गेटिंग मी? तो देखो, तो एक ही सस्पेंड कर लिया क्योंकि नेगोशिएशन हुआ कांग्रेस के साथ, दैट इज अ गांधी इरविन पैक्ट 1931, ठीक है। और वहाँ पे CDM को ड्रॉप कर लिया गया। फाइन। अब देखो, यदि मैं बात करूँ तो गांधी इरविन पैक्ट में यही बात है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, RT2, RT3। अब देखो 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें कांग्रेस केवल सेकेंड अटेंड किया है, और कांग्रेस के बिहाफ में गांधी जी गए थे अटेंड करने के लिए। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा अम्बेडकर बैठे हुए थे। अब प्रोमिनेंसी देखो इनका बढ़ रहा है। तो गांधी जी गए थे, मैंने बता दिया। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, हाँ, और 3 राउंड टेबल भी चले, ये 1932-31 में, बहुत कम पीरियड में, 3 महीना 4 महीना के अंतरकाल में हो गया ये। उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया वो मैकडोनल्ड, अभी जब बोले थे ना कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था। तो इसमें क्या था कि यहीं पे गांधी जी और बाबा अम्बेडकर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों? गांधी जी चाहते थे कि जो नीचे जो दलित है, सो कल्ड तथाकथित दलित जो कहते हो, वो भी हिंदू के साथ ही रहे, अदरवाइज फ्रैक्शंस होगा तो डिवाइड हो जाएगा सोसाइटी, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ लड़ेगा नहीं। मगर बाबा अम्बेडकर चाहते थे कि नो, इसको अलग से सेपरेट रिजर्वेशन मिलना ही, सेपरेट रिजर्वेशन भी नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो दोनों का मिडल पाथ बाद में क्या बना जाके कि ठीक है, गांधी जी बोले कि ठीक है, हम कांग्रेस से ही हम दे देंगे आपको सीट, कुछ रिजर्वेशन दे देंगे। और रिजर्वेशन देखो लंबा चला है उसके बाद। और जब पॉलिटिक्स में कुछ रूप पकड़ लेता है रिजर्वेशन का, तो बाबू वो नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। बिकॉज़ टर्म्स एंड कंडीशन भी तो इसके लिए मैटर करता है ना, इसमें उन लोगों को बहुत फेस करना पड़ता था। दैट्स व्हाई ही टोल्ड कि रिजर्वेशन सीट चाहिए हमको। सही बात है, देना चाहिए। आखिर हुआ ना, सही बात हुआ तभी तो इम्प्लीमेंट हुआ वो चीज़। यदि सही बात नहीं होता तो गांधी जी अड़ जाते अपने जगह पे। और गांधी जी को मनाना कोई मजाक चीज़ नहीं है। जो बात है, गांधी जी बोल दिए क्या, जाके सो जाएंगे अनशन पे, ठीक है ना। वहाँ ब्रिटिश परेशान कि कुछ हो जाएगा बूढ़ा को तो फिर मारेगा हमको, देश पूरा खत्म। तो गांधी जी तो सिंबल रहे हैं ना आज़ादी के लिए। कुछ नहीं हुआ, जाकर बैठ जाए, हम जाओ पानी नहीं पियेंगे, जाओ भागो। अब तो बाबू देगा तो ध्यान देगा तब। अभी तो क्या है कि पहुंचने ही नहीं दोगे मीडिया को, और उस समय वर्ल्ड मीडिया था उसके साथ। गांधी जी लीडर है, कहीं भी जाता था पूरा फॉलो करते थे, है ना। अब तो मीडिया है कहाँ? गुड क्वेश्चन। तो देखो, जब कन्फ्लिक्ट हुआ अंबेडकर जी और गांधी जी का, तो राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय मीडिएट किए थे। देखो लिखा है यहाँ पे भी। तो यही जो कम्युनल अवार्ड है उसको मॉडिफाई किया गया और पूरा पैक्ट बनाया गया, ठीक है। देखो गांधी जी ने लेटर सेंड किया था इरविन को, और बोले थे कि ठीक से दे दो बाबू, नहीं तो हम चले जाएंगे, फास्टिंग कर देंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे। जब हम अनशन पे बैठ जाए तो देख लेना तुम, ठीक है ना। हाँ, कितना बढ़िया बात है ना, सो गुड ना, कितना मतलब देखो ना, कितना पीसफुल तरीका है, अनशन पे बैठ जाएंगे। तो देखो वहीं पे लिख दिए थे तुम लोग को, यहाँ पे देखो रेड कलर लिखा हुआ कि अम्बेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल द कॉन्फ्रेंसेस, कांग्रेस ओनली पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, गांधी जी अटेंडेड। अब देखो नीचे देखो, तो देखो अब जब पूना पैक्ट बना, आगे का क्रोनोलॉजी बताया हूँ कि आगे क्या क्या हुआ है। देखो जब पूना पैक्ट बना है तो व्हाइट पेपर आया। देखो व्हाइट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसका जो जेनेसिस है वो व्हाइट पेपर ही है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बात समझे ना। तो पूना पैक्ट जो तो वहाँ हुआ है, वो एक वहाँ से लॉन्चिंग ऑफ वाइट पेपर हुआ, जो कि भारत का संविधान कैसा हो, तो 1933 में दिखा, रिपोर्ट आया, और वही चीज़ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिखा हम लोग को। अब देखो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको तो पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया हमारे संविधान में। इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ लेती है मेंस में कि यदि भारत का संविधान मात्र जो लगभग 3 साल में बना है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सभी चीज़ लिख सकते हो कोट करके, बिल्कुल मैंने तुम लोग को बताया भी है। देखो एट द सेम टाइम
जैसे कि अभी मैंने बात किया कि स्वराज को डिफाइन किया गया है ना कराची सेशन में, तो 1931 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी लाहौर सेशन है वो, 1931 भी कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ऐड किया गया। जैसे एग्जांपल जमींदारी एवोल्यूशन, हमारे कंट्री में जमींदारी लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जमींदार है बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है पीजेंट्स को, नंबर 1, ठीक है। स्वराज क्या है तो वो भी डिफाइन किया गया एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे बात करेंगे साइमन कमीशन। तो देखो साइमन कमीशन क्या है कि अंडर सर जॉन साइमन, ठीक है, वो चेयरमैन थे और 6 मेंबर हैं उनका, सभी वाइट है, बाहर के लोग हैं, इंग्लिश मैन है, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गया और प्रोटेस्ट हो गया इसके अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज नो इंडियन मेंबर, ठीक है। तो एंटी साइमन कमीशन हो गया, गो बैक साइमन हो गया। और एंटी साइमन कमीशन बताओ एक नेशनल मूवमेंट में ये चिंगारी भर दिया। क्यों? कॉमन कॉज हो गया और सभी जो छोटे छोटे पार्टी थे सभी उठ के आ गए कि हाँ ये तो गलत चीज़ हो रहा है ब्रिटिश का। तो आप संविधान बनाने के लिए आए थे, उल्टा आपको हलवा बना दिया सब मिलके, सिंपल सी बात है। और वहाँ गांधी जी है ही लीडर, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बोले कोई बात नहीं सीधी हम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये भी बोले कि हम मास प्रोटेस्ट करेंगे। तो मगर देखो इतना ही नहीं, मगर बहुत सारा पार्टी साइमन कमीशन को, ऐसा नहीं बोलो कि सभी ने सपोर्ट किया था, बहुत सारा पार्टी सपोर्ट नहीं किया था बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था, वही जस्टिस पार्टी जिसके बारे में तुम लोगों को कल बताया गया था कि जस्टिस पार्टी ने तमिलनाडु में कितना बड़ा रोल प्ले किया था। हाँ, सेंट्रल सिख संघ है, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन है, यूनिस्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद शफी, तो ये सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई विल कम टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं आता हूँ, तो इसमें इतना ही है।